नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इसके पहले वाली कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज के नए युग में लोग किताबें पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी कहानियाँ जो 150 पन्ने की होती हैं, मैं एक छोटी कहानी के माध्यम से पूरी कहानी का निचोड़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। शिवाकांत मिश्रा आज यही कहानी निर्मला आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। उदय भानु पेशे से वकील होते हैं। इनके 2 बेटियां हैं। बड़ी का नाम निर्मला जो 15 वर्ष की होती है। ये पूरी कहानी निर्मला के ही चारों ओर घूमती रहेगी। निर्मला और कृष्णा दोनों उछलती कूदती सैर सपाटे भरती और गुड्डा गुड़िया का ब्याह रचाती। बाहर दरवाजे पर अगर कोई भी बाजे बजते तो तुरंत दरवाजे पर पहुंच जाती। ऐसे ही चंचल स्वभाव की दोनों लड़कियां खेलती रहती। आज ऐसा क्या हुआ कि निर्मला बड़ी हो गई और कृष्णा छोटी हो गई। ऐसी क्या बात हुई? उदय भानु निर्मला का रिश्ता ढूंढ रहे थे। अचानक आज रिश्ता चंद्रभाल सिन्हा के बड़े बेटे उदय भानु से पक्का कराए थे। जब रिश्ता पक्का हो जाता है, निर्मला को ये बात पता चलती है तो ऊपर कोठे पर जाकर बैठ जाती है। आज बहुत लज्जित और ऐसा लगता है बहुत चिंतन सी निर्मला बैठी हुई है। तब तक कृष्णा पहुंचती है और कहती है कि दीदी आज खेलने ना चलोगी हमारे साथ। निर्मला कहती है कृष्णा जाओ तुम चंदर के साथ खेल आओ, आज हमारा बाहर जाने का मन नहीं है। तब तक चंदर आता है दौड़कर और कहने लगा अरे कृष्णा आज दीदी ना जाएंगी, दीदी का तो ब्याह पक्का हो गया है। दीदी के बारात में बहुत सारे ढोल नगाड़े बजेंगे, दीदी को बहुत सारे गहने मिलेंगे। कृष्णा भी उछल पड़ती अच्छा दीदी ये बात क्या सच? निर्मला वहीं पर बैठी रहती है। कृष्णा और चंदर दोनों सैर सपाटे भरते हुए खेलने चले गए। निर्मला रात की चांदनी में जो तारे जगमगा रहे हैं उसको देखते देखते वहीं पर सो जाती है। रात के सपने में देखती है एक नदी बह रही है, उसी के किनारे बहुत सा जंगल होता है, जीव जंतुओं का डर है, रात बहुत हो चुकी है, इसलिए एक नाव की तलाश में है। तब तक उसको दूर से कहीं एक नाव आती दिखती है और वो नाव जब पास आती है तो उस पर बैठने चलती है, लेकिन मल्लाह कहता है हटो पीछे हटो, ये नाव तुम्हारे लिए नहीं है। मल्लाह से निर्मला बहुत हाथ जोड़कर अनुनय विनय करती हैं, लेकिन मल्लाह न मानता है और नाव लेकर चला जाता है। तब तक पीछे से आवाज़ आती है निर्मला ये नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आ रहा हूँ। एक नाव आती है और वो टूटी नाव जिसमें पानी भर जाता है, ना ही उसमें तिरपाल लगा हुआ है। उस नाव पे बैठने को निर्मला विवश हो जाती है, क्योंकि अंधेरा है, जंतुओं का डर है, और फिर उसी नाव पर बैठ लेती है। नाव धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है, नाव में पानी भरता जाता है। मल्लाह और निर्मला उस पानी को बार बार बाहर निकालते हैं, लेकिन धीरे धीरे नाव में पानी इतना भर जाता है कि नाव डूबने लगती है। लेकिन तब तक बहुत तेज तेज से आवाज़ करती हैं और निर्मला की माता वहीं पर खड़ी होती हैं। निर्मला एकदम से आँख खोलती हैं, देखती हैं उनकी माता जी उनके पास खड़ी हुई हैं। यह सपना बहुत ही भयानक लगता है निर्मला को। इधर निर्मला के मम्मी कल्याणी और पिता उदय भानु दोनों आपस में बात करते हैं। रिश्ता तय हो चुका था चंद्रभाल के बेटे भुवन मोहन के साथ। भुवन मोहन एक पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन जो उनके पिता हैं चंद्रभाल सिन्हा बहुत ही पैसे की तो मांग नहीं करते हैं, लेकिन उदय भानु से यह ज़रूर कहते हैं कि हमारे बाराती आएँ तो उनका स्वागत थोड़ा धूमधाम से करिएगा। उदय भानु पूरे इंतज़ाम से पूरी तैयारी के साथ थे, लेकिन उदय भानु की पत्नी कल्याणी को ये बातें रास नहीं आ रही थी। ये बातें कहीं कांटे की तरह चुभ रही थी। और भी बच्चे हैं, सारा पैसा निर्मला की शादी में अगर लगा देंगे तो और बच्चों का क्या होगा, यही बातें अच्छी न लगती थी। उदय भानु के मन में एक विचार आया और उन्होंने सोचा एक नाटक रचते हैं। नाटक क्या रचते हैं कि घर से कपड़े पहनकर रात के समय निकल जाते हैं और कहीं दूर जाकर नदी के पास अपने सारे कपड़े उतार कर रख देंगे और हम नदी में कूदने का बहाना बनाएंगे। 4 से 5 दिन गुजरेंगे, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे और हम चले जाएंगे। लेकिन रास्ते में ही था, अंधेरा काफ़ी था। पीछे से एक व्यक्ति को आते देख थोड़ा ठिठरे।
लेकिन उदय भानु बहुत ही हिम्मती व्यक्ति हैं और कर्मठ व्यक्ति हैं। वह पीछे पीछे व्यक्ति पीछा करता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था। एकदम से अचानक रुकते हैं और पीछे मुड़े, कौन है? तब तक एक इन्हीं का जो केस उदय भान ने लड़ा था वो बदमाश मतई था। मतई बदमाश ने कहा, अरे मैं हूँ, कहाँ जा रहे हो वकील साहब? अच्छा, तो तुम कब छूटे? लगता है बहुत जल्दी छूटे हो। उन्होंने कहा, हाँ जल्दी छूटे हैं, अभी अभी तो आ रहा हूँ जेल से छूटकर। और अचानक इनके ऊपर लाठी मारने लगा। लाठी से उदय भानु की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। पत्र के माध्यम से कल्याणी ने यह बात चंद्रभाल सिन्हा तक पहुंचाई। चंद्रभाल सिन्हा ने जब इस समाचार को पढ़ा तो अपनी पत्नी को बुलाते हैं। उनकी पत्नी यह समाचार पढ़ती हैं और आंखों में आंसू बहने लगे। तब तक कहते हैं, चंद्रभाल यह रिश्ता मत तोड़ो, यह रिश्ता कर लीजिए। लेकिन चंद्रभाल तब तक उस जो पत्र लेकर आया था उसको रिश्ते के मना कर देते हैं। अब रिश्ता पूरी तरह से मना हो चुका था। धीरे धीरे कल्याणी ने दूसरे रिश्ते की तलाश करने लगती हैं। दूसरे रिश्ते में एक ब्राह्मण होते हैं जो कई सारे रिश्ते लेकर के आते हैं। उसी में से एक रिश्ता आता है वकील तोताराम। तोताराम रंग से सांवले थे, पेट बाहर निकला था। अधेड़ उम्र के तोताराम के साथ निर्मला का ब्याह तय हो जाता है। पूरा विवाह संपन्न हो गया। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। तोताराम के पहले से ही 3 पुत्र थे, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। तीनों पुत्र के साथ अब निर्मला भी वहीं रहने लगी। तोताराम धीरे धीरे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन शादी के बाद जवानी के रंग में ढलने लगे। कहीं बाल सफ़ेद करवाते, कहीं नई नई पोशाक पहनाते, कहीं निर्मला को कहानी सुनाते। आज डाकुओं से 3 लोग थे जिसमें एक छड़ी से मैंने तीनों को भगा दिया। लेकिन निर्मला इन सब चीज़ों पे बिल्कुल न हंसती। निर्मला को ऐसा लगता कि तोताराम बिल्कुल उसकी पिता की एज के हैं, और था भी ऐसा ही। उनके साथ बिल्कुल न हंसती, बिल्कुल न बोलती। धीरे धीरे तोताराम और लोगों से बात करते कि निर्मला को रिझाने के लिए हम और क्या क्या करें। सारे उपाय करते। तोताराम की बहन रुक्मणी जो कभी कभी तोताराम के कान भर देती, निर्मला की कई सारी बुराइयां बताती, लेकिन तोताराम तुरंत रुक्मणी को डांट देते। कैसी बात करती हो, निर्मला नई है, अभी बच्ची है, उसको प्यार से नहीं समझा सकती हो? हर तरीके से डांट कर समझाई जाती हर बात। तोताराम का बड़ा लड़का मनसाराम जो निर्मला के अमजोली का था, मनसाराम और निर्मला दोनों एक ही साथ कभी कभी पढ़ने लगते। निर्मला एमए पास थी। निर्मला मनसाराम को पढ़ाने लगती। यह बात कल्याणी को बिल्कुल न भाती, यह बात रुक्मणी को बिल्कुल न भाती। कल्याणी नहीं, कल्याणी है उदय भान की पत्नी। यह बात रुक्मणी को बिल्कुल न भाती। रुक्मणी तोताराम के पास जाती, हमको तो कुछ गलत लगता है। निर्मला जब देखो तब मनसा के पास बैठी रहती है। मनसाराम हमको लगता है धीरे धीरे निर्मला के चक्कर में पड़ रहा है क्या। यह बातें तोताराम तक जब पहुंचती हैं तो तोताराम भी शक की नज़र से निर्मला को देखने लगे। अब धीरे धीरे यह कहानी इतनी बढ़ गई कि तोताराम मनसाराम को घर से निकालने की बात करने लगे। घर से निकलने की बात करने लगे। डे बोर्डिंग स्कूल में मनसाराम को डाल देते हैं। मनसाराम जाने की तैयारी में लग गया। बाहर कहार खड़े होते हैं। निर्मला ऐसे ऐसे उपाय कर चुकी थी ताकि मनसाराम हमसे गुस्सा हो जाए। निर्मला ऐसी ऐसी बातें कह देती, मनसाराम उनसे सचमुच गुस्सा होने लगा था। लेकिन यह निर्मला केवल एक इसलिए रच रही थी सारा ढोंग ताकि मनसाराम और हमारे बीच दूरियां बन जाएं, क्योंकि तोताराम को बुरा न लगे। आज डे बोर्डिंग स्कूल के लिए मनसाराम जाने को तैयार खड़ा है। जब उसको पता चलता है डे बोर्डिंग स्कूल में जाना है तो 2 दिन से बिल्कुल खाना न खाया। आज बाहर कहार खड़े हुए हैं। निर्मला भी बोलती तो कैसे बोलती। उसने सोचा मनसाराम हमारे पास ज़रूर आएगा, लेकिन मनसाराम बाहर खड़ा रहा। तब तक उसको दोनों भाई सियाराम और जियाराम दोनों आते हैं। निर्मला से कहते हैं कि भैया तो चले गए। निर्मला फूट फूट कर रोने लगी। मनसाराम आज हमसे इतना बुरा हो गया, आज हमसे मिलने भी नहीं आया। और मनसाराम धीरे धीरे चला गया। निर्मला कहती है ठीक है, अगली छुट्टी में मनसाराम आएंगे तब इनको बताऊंगी।
जाते वक्त तुमने हमसे मिला भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वह छुट्टी भी चली जाती है, लेकिन मनसाराम फिर घर ना आया। अब दोनों को संदेश भेजती हैं जियाराम और सियाराम के माध्यम से, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वो डे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और वो घर से रोज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। मनसाराम हर बातों को सोचता, हमारा जीना धिक्कार हो गया है। पिताजी हम पे शक करते हैं और माता के समान निर्मला जिस पर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं। मनसाराम इन्हीं सब बातों में चिंता करता और स्कूल में बैठा रहता। एक दिन मनसाराम को बहुत तेज से ज्वर आया। डॉक्टर को बुलाया गया। पता चला कि मनसाराम को क्षय रोग यानी टीबी रोग हो गया है। यह बात तोताराम को पता चली। तोताराम आते हैं, देखते हैं, बच्चे का इलाज कराते हैं। धीरे धीरे ज्वर बहुत तेज होने लगा। अब मनसाराम डे बोर्डिंग स्कूल में रुक नहीं सकते हैं, इसलिए तोताराम से कहते हैं कि मनसाराम घर चलो, वहीं पे तुम्हारी देख रेख करते हैं। लेकिन मनसाराम अपने पिता तोताराम को तुरंत मना कर देता है। पिताजी, अब मैं उस घर में तो न जाऊंगा जिस घर में आपने इतना बड़ा हम पे कलंक लगाया है। उस घर में अब फिर कभी लौट कर न जाऊंगा। तोताराम बहुत समझाते, लेकिन मनसाराम न समझा। मनसाराम ने कहा यहीं प्राण दे दूंगा, या फिर अस्पताल ले चलो, या कहीं किसी पेड़ के नीचे झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन उस घर में ना जाएंगे। ये बातें मनसाराम को बहुत चुभ रही थी। हर बात अपने दिल की जितनी बातें चुभने वाली थी सारी बातें तोताराम को कह डाली। लेकिन तोताराम जब लौट कर आते हैं तो सारी बात रुक्मणी को बताते हैं। रुक्मणी कहती है कोई ना जाए, सब तो दुश्मन होंगे मनसाराम के, मैं तो जाऊंगी। और रुक्मणी बार बार उनसे मिलने जाती। मनसाराम धीरे धीरे बहुत बीमार हो चुका था, लास्ट स्टेज आ गई थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। तोताराम गए, वहीं पे बैठे हुए थे। अब निर्मला भी देखने को तैयार होती है, कहती हम भी जाएंगे। लेकिन कल्याणी कहती है तुम मत जाना वहाँ पे, और क्या चाहती हो, इतना जो कुछ हुआ है वह अच्छा ना हुआ है, अब आखिर और कितना बुरा चाहती हो परिवार के लिए। लेकिन निर्मला बेचारी 15 साल की थी, तब से आज तक डंस ही झेलती आई है। न पति का सुख, न कोई ऐसे रजवाड़े घर से थी, सारे दुखों के कष्ट थे, ऊपर से यह कलंक लगा। अब मनसाराम से मिलने के लिए तैयार होती है। सियाराम और मनसा दोनों तांगे में बैठकर मिलने चल देते हैं स्कूल में। स्कूल में मनसाराम लेटा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है और तोताराम से बातें कर रहा है। तोताराम डॉक्टर से कहते हैं मनसाराम को क्या हुआ है, बताओ ना, कैसी तबीयत है। डॉक्टर कहते हैं जिस जैसा भी है सब कुछ तुम्हारे सामने है, अब इसमें बोलने वाला क्या है। निर्मला पहुंचती है। तोताराम कहते हैं अरे तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ, अब आखिर क्या कहे। सीधी सी बात है, जब मनसाराम बीमार है तो उनसे मिलने ही आई होंगी। अब मनसाराम से मिलने आई हैं तो सीधी सी बात है तोताराम को शक और पैदा हो जाता है। अच्छा, ऐसी तो कोई आपदा न फाट पड़ी थी जो तुम यहाँ दौड़ी चली आई, आपने हमसे एक बार भी पूछा नहीं। ये सारी बातें तोताराम एक ही साँक में कह डालते हैं। मनसाराम के सामने जैसी निर्मला आती हैं, मनसाराम आंखें खोलता है और खड़ा हो जाता है। निर्मला के पैरों में गिरता है और कहता है अम्मा जी आप आ गईं, माफ़ करना, जो कुछ गलती हुई हमसे, हमने गलत किया या सही किया, सब कुछ माफ़ कर देना। अगर कभी पुनर्जन्म मिले अम्मा जी तो मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँ। यह बातें कहते हुए मनसाराम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इधर निर्मला की सहेली सुधा होती हैं। सुधा कई बार निर्मला से मिलती हैं, बातचीत होती है। एक दिन सुधा अपने घर बुला कर ले जाती हैं, तब अचानक भुवन मोहन से उनकी बात होती है। भुवन मोहन वही जिनसे निर्मला की पहले शादी हो रही होती है, उनकी शादी सुधा से हो चुकी होती है। सुधा निर्मला की सहेली हैं। धीरे धीरे बात चलती है तो भुवन मोहन जब निर्मला को देखते हैं तब अचानक से धक्का लगता है कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की को हमने ठुकरा दिया था, इसके साथ हमारी शादी नहीं हो पाती है। इस प्रकार का पश्चाताप भुवन मोहन भी करते हैं। इधर जो इनकी बहन कृष्णा है, इसकी शादी फिर भुवन मोहन के छोटे भाई के साथ तय हो जाती है। निर्मला अब अपने मायके जाती हैं, मायके में सारी बात बताती हैं कि ऐसी ऐसी ज़िंदगी हमारी चल रही है। अब बहुत दुख के साथ सारे किस्से घर में बताए जाते हैं।
सारी कहानी यहीं तक ख़त्म हो जाती है। इस कहानी का पूरा निचोड़ यही होता है कि एक बेमेल विवाह, निर्मला का जो विवाह हुआ है वो 40 साल के अधेड़ के साथ हुआ है। किस प्रकार से उसकी पत्नी के जो बच्चे हैं उनसे प्यार से रहती है, फिर भी एक तीसरा किरदार जो है कल्याणी उनके पूरे घर में जहर की तरह घोल देती हैं सारी चीज़ें, और धीरे धीरे पूरा परिवार बिनस जाता है। यानी निर्मला पूरे किरदार में बेमेल विवाह और दहेज प्रथा दोनों को झेलती चली जाती हैं। अगर हमारे समाज से दहेज प्रथा और बेमेल विवाह दहेज के लालच में ही होता है, ये दोनों चीज़ें अगर हमारी समाज से चली जाएं तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी और भी अच्छी होगी। उस पूरे परिवार में जो दहेज प्रथा होती है, केवल माता पिता या भाई बहन सब कुछ करते हैं, लेकिन वो दंश जो झेलना पड़ता है वो सिर्फ उस लड़की को झेलना पड़ता है। इसलिए अगर हमारे समाज से ये दहेज प्रथा चली जाए तो कहीं ना कहीं समाज हमारा ऊपर हो जाता है। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है। जब मुंशी प्रेमचंद की कहानी ये आप पढ़ेंगे, लगभग उपन्यास है ये, 150 पन्ने की है, और एक एक किरदार आपको ऐसा लगेगा हमारे चारों ओर घूमता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप तक ये कहानी और भी ऐसी ही कहानियाँ पहुँचती रहेंगी।